नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञानदानी क्लासेस ऑनलाइन। तो हम पढ़ रहे हैं अनुवांशिकी। अनुवांशिकी में अभी तक हमने देखा वंशगत क्या है, विभिन्नता क्या है। फिर हमने देखा अनुवांशिकी का इतिहास। उसके बाद हमने बात की ग्रेगर जॉन मेंडल की। तो हमने अभी तक तीन लेक्चर में या तीन पार्ट में हमने मेंडल को और अनुवांशिकी को समझा। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे और देखेंगे अनुवांशिकी में जो शब्दावलियाँ, जो कुछ फार्मूले प्रयोग किए जाते हैं, उनको आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए, उसमें हमने पढ़ा था कि अनुवांशिकी में प्रयुक्त होने वाली परिभाषिक शब्दावली। तो हमने पार्ट थ्री में पढ़ा था एलील और एलीलोमॉर्फ। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे। तो उसी क्रम में हम पढ़ेंगे आज जो अगली परिभाषिक शब्दावली है, वह है जीन। क्या है? जीन। तो आइए हम समझते हैं जीन क्या है। क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? जीन। तो हम देखेंगे जीन क्या है। जीन वंशागत की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या कहेंगे आप? जीन वंशागत की सबसे छोटी इकाई होती है। दूसरा, जीन गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। पुनः ध्यान दें, जीन गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। तो आप कहेंगे जीन कहाँ मिलता है? गुणसूत्र पर मिलता है। तीसरा है गुणसूत्र पर वे स्थान जहाँ पर जीन पाए जाते हैं, उन्हें हम लोकस कहते हैं। क्या कहेंगे? गुणसूत्र पर वे स्थान जहाँ पर जीन पाए जाएंगे, उन्हें हम लोकस कहेंगे। चौथा पॉइंट आपके पास है कि जीन लक्षणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने का काम करता है, अर्थात ये वंशगत के वाहक होते हैं। हमने इसको अभी तक देखा और इसी क्रम में हम देखेंगे कि जीन की खोज या जीन को पहले, ध्यान दीजिएगा, जीन को पहले अर्थात मेंडल के समय में यह नहीं पता था कि जीन क्या है। जीन को कारक शब्द कहा है। किसने कहा? जीन को कारक शब्द ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया। तो कभी कभी यह प्रश्न आता है कि जीन को कारक शब्द किसने कहा? तो ग्रेगर जॉन मेंडल के समय में जीन के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने जीन को कारक कहा। क्या कहा? कारक कहा। अब देखिए, किसी भी, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मान लीजिए एक आपका क्या है? गुणसूत्र है। तो इस गुणसूत्र में जो जीन होंगे, जीन मानते हैं पहला जीन यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है। तो आप कहेंगे किसी गुणसूत्र में जब जीन पाए जाते हैं तो वो एक निश्चित क्रम में पाए जाते हैं। तो आप कहेंगे कुछ पॉइंट इनके अनुसार देख लीजिए। प्रश्न आता है जीन क्या है, इनकी विशेषताएं बताइए, अथवा जीन क्या है उन्हें समझाइए। तो हम पुनः एक बार जीन टर्म को समझ लेते हैं। आप कहेंगे पहले पॉइंट में जीन वंशगत की सबसे छोटी इकाई होती है, अर्थात ये लक्षणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाती है। दूसरा, आप कहेंगे कि जीन गुणसूत्र पर पाए जाते हैं और एक गुणसूत्र पर अनेकों जीन संभव हैं। आप देख रहे हैं जीन नंबर 1, 2, 3 और 4, ये मिले आपको 4 जीन एक ही गुणसूत्र पर मिला। तीसरे में आप कहेंगे कि गुणसूत्र पर वे स्थान, जहाँ पर जीन पाए जाते हैं, उन्हें हम लोकस कहते हैं। गुणसूत्र पर वे स्थान जहाँ पर जीन मिलते हैं, उन्हें हम लोकस कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, आप कहेंगे जीन के बारे में मेंडल को कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए मेंडल अपने सारे प्रयोगों में जीन के स्थान पर कारक शब्द का प्रयोग किया। तो आप कहेंगे मेंडल के समय में जीन के बारे में जानकारी नहीं थी और मेंडल ने अपने सारे प्रयोग में कारक शब्द का उपयोग किया। अगला पॉइंट, आप कहेंगे कि जीन कहाँ पे मिलते हैं? गुणसूत्र पर मिलते हैं और एक रैखिक क्रम में रहते हैं। जीन कहाँ पे मिलते हैं? जीन गुणसूत्र पर मिलते हैं
और वे एक रैखिक क्रम में रहते हैं। अगला पॉइंट आप कहेंगे जीन। जीन की जैव रासायनिक प्रकृति, जीन की बायोकेमिकल नेचर्स ऑफ जीन। जीन की जैव रासायनिक प्रकृति का अध्ययन किसने किया? तो आप कहेंगे एवरी मैक्लायड मैककार्टी ने किया। पुनः देखिए, एवरी मैक्लायड और मैककार्टी ने किया। तो आप कहेंगे एवरी मैक्लायड और मैककार्टी ने जीन के जैव रासायनिक प्रकृति का अध्ययन किया। तो हमने अभी तक समझा जीन क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं और इनका काम क्या है। आगे जो अगली परिभाषिक शब्दावली है उसे आइए हम समझते हैं। तो देखिए, अगली जो परिभाषिक शब्दावली है उसे हम यहाँ पे देखते हैं। वो अगली परिभाषिक शब्दावली है प्रभाविता और अप्रभाविता, मतलब प्रभावी और अप्रभावी। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रभावी और अप्रभावी। आप कहेंगे इसका मतलब क्या है, आइए हम समझते हैं। आप कहेंगे जब किसी जीव में दो लक्षणों को लेकर क्रॉस कराते हैं, तो अगली पीढ़ी में एक लक्षण अपने आप को प्रकट करता है। आप कहेंगे जब किसी जीव में दो लक्षणों को लेकर हम क्रॉस कराते हैं या संकरण कराते हैं, तो अगली पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण अपने आप को प्रकट करता है। जो लक्षण अगली पीढ़ी में दिखाई देता है उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण अगली पीढ़ी में नहीं दिखाई देता उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, लाल पुष्प, जैसे क्या है, रेड पुष्प या लाल पुष्प क्या है, प्रभावशाली है, प्रभावी है, और ये सफेद पुष्प या व्हाइट फ्लावर क्या है, अप्रभावी है। तो आप कहेंगे जब किसी जीव में लक्षणों को लेकर क्रॉस कराते हैं तो अगली पीढ़ी में एक लक्षण अपने आप को प्रकट करता है, दर्शाता है, उसे हम प्रभावी, और जो नहीं दिखाता है उसे हम अप्रभावी कहते हैं। जैसे लाल पुष्प को यदि लाल पुष्प है और सफेद पुष्प के साथ क्रॉस कराते हैं तो अगली पीढ़ी में हमें सभी पुष्प लाल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? लाल पुष्प मिलेंगे। पुनः ध्यान दीजिए, आप जब लाल पुष्प को सफेद पुष्प से क्रॉस कराएंगे तो अगली पीढ़ी में सभी पुष्प कैसे होंगे? लाल होंगे। अर्थात इस उदाहरण में हमने देखा कि जो रेड पुष्प है, लाल पुष्प है आपका, वो क्या है? प्रभावी है। किस पर? सफेद पुष्प पर। उसी प्रकार देखिए, हम देखेंगे यहाँ पे गोलाकार बीज पर प्रभावी है कौन? झुर्रीदार बीज। गोलाकार बीज पर प्रभावी है झुर्रीदार बीज। उसी प्रकार यहाँ पे आप कह सकते हैं लंबे पौधे पर कौन प्रभावी है? बौना पौधा। तो आप कहेंगे ये हमारे पास लंबा पौधा है, ये बौना पौधा है। यदि हम क्रॉस कराएंगे तो लंबा पौधा बौने पौधे पर प्रभावी होगा। पुनः ध्यान दीजिए, लाल पुष्प को सफेद पुष्प के साथ क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में हमें लाल पुष्प प्राप्त होगा। अर्थात रेड फ्लावर, लाल पुष्प ही क्या है? प्रभावी है, प्रभावशाली है। उसी प्रकार गोलाकार बीज को झुर्रीदार बीज के साथ क्रॉस कराते हैं या संकरण कराते हैं तो क्या है? अगली पीढ़ी में आपको झुर्रीदार बीज दिखाई देगा। तो अगली पीढ़ी में आपको गोलाकार बीज दिखाई देंगे और यहाँ पे गोलाकार बीज क्या होगा? प्रभावी होगा। अर्थात गोलाकार बीज प्रभावी और झुर्रीदार बीज अप्रभावी। उसी प्रकार लंबे पौधे पर या लंबे पौधे का संकरण बौने पौधे से कराते हैं तो क्या होगा? तो यहाँ पर लंबा पौधा प्रभावी होगा और बौना पौधा अप्रभावी होगा। तो हमने इसको देखा। उसी प्रकार यदि हम जीन के रूप में देखें तो देखिए, कैपिटल टी प्रभावी है स्मॉल टी पर, कैपिटल आर प्रभावी है स्मॉल आर पर। उसी प्रकार हम देखें, कैपिटल ए प्रभावी है स्मॉल ए पर, कैपिटल बी प्रभावी है स्मॉल बी पर। अब आप बताइए कि कैपिटल के पर कौन प्रभावी है? स्मॉल के। कैपिटल यस पर कौन प्रभावी है? स्मॉल यस। उसके बाद आप कहेंगे कैपिटल
यल पर कौन प्रभावी है, स्मॉल यल। तो आपको प्रभाविता और अप्रभाविता समझ में आ गई। इसे ही हम प्रभावी और अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अगली टर्मोलॉजी जो है, मतलब अगला जो आप पढ़ेंगे फार्मूला कह सकते हैं, या आप आनुवंशिकी में प्रयुक्त परिभाषिक शब्दावली कह सकते हैं। आइए हम उसको भी देखते हैं कि वो क्या है। तो अगली जो परिभाषिक शब्दावली हम पढ़ेंगे वो हमारे पास है, जो एक नए रूप में आएगी, वो हमारे पास है इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप। क्या है, जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो हम समझते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो आप कहेंगे यहाँ पर जीन के प्रकार को जीनोटाइप कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जीन के प्रकार को जीनोटाइप कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपसे कहा गया कि लाल पुष्प का संकरण सफेद पुष्प से कराइए। प्रश्न मान लीजिए गया, लाल पुष्प का संकरण सफेद पुष्प से कराइए। तो आप परिभाषा कैसे बताएंगे, मतलब कैसे इसमें आप बताएंगे कि कौन जीन है अर्थात जीनोटाइप है और कौन फिनोटाइप है। तो आइए हम समझते हैं। जीन, कैपिटल टी ये क्या है, जीन है। स्मॉल टी क्या है, जीन है। लेकिन देखिए, ये जीनोटाइप आपको पढ़ना है, जीनोटाइप अर्थात जीन के प्रकार। तो आप कहेंगे जीनोटाइप का सामान्य अर्थ होता है जीन के प्रकार। तो यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी ये क्या है, आपके जीन के प्रकार अर्थात जीनोटाइप हैं। और फिनोटाइप का मतलब क्या है, आप कहेंगे कि किसी व्यक्ति को, किसी जीव को देख करके हम पता लगाते हैं वह कैसे दिखाई दे रहा है, उसका रंग रूप क्या है, वह किस प्रकृति का है, वही क्या है, फिनोटाइप। मतलब फिजिकल प्रारूप, क्या कहेंगे आप, भौतिकी रूप, दृश्य रूप, क्या कहलाएगा, फिनोटाइप। और जो आपका क्या होगा, जो जीन पर आधारित होगा, जो दिखाई नहीं देगा, जिसके लिए आप कारक कहते हैं, वो क्या है आपका, वही है आपका जीनोटाइप। तो और देखिए आप, गोलाकार बीज, यहाँ पे ये क्या है, गोलाकार बीज दर्शा रहा है फिनोटाइप को। और जब हम क्रॉस कराएंगे झुर्रीदार बीज से, किससे, झुर्रीदार बीज से, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या दिखा रहा है, झुर्रीदार बीज, ये फिनोटाइप को दिखा रहा है। लेकिन इसके जो जीन होंगे राउंडेड, मतलब कैपिटल आर, तो ये क्या है, जीनोटाइप। ये क्या है आपका, स्मॉल आर, ये जीनोटाइप है। तो आप कहेंगे किसी भी जीव में जो दिखाई देने वाला रूप है, किसी भी जीव में जो दिखाई देता है, जो कुछ भी आपको जीव में दिखाई देता है, दिखाई पड़ता है, वो क्या होगा, फिनोटाइप होगा। लेकिन जो नहीं दिखाई देता, जिसे आप कारक कहते हैं, वो क्या होते हैं, जीन होते हैं। और इसमें इन दोनों उदाहरणों में हमने देखा कि कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप हैं। उसी प्रकार कैपिटल आर स्मॉल आर क्या है, जीनोटाइप हैं। फिनोटाइप की बात करते हैं तो लाल पुष्प, मतलब ये दिखाई देने वाला लक्षण है। लाल पुष्प तो हमें दिखाई देता है आसानी से, लेकिन जीन हमें नहीं दिखाई पड़ते। तो आप कहेंगे लाल पुष्प और सफेद पुष्प ये क्या है, आपके फिनोटाइप हैं। उसी प्रकार गोलाकार बीज, झुर्रीदार बीज क्या है, फिनोटाइप हैं। उसी प्रकार एक और देखिए, तने की लंबाई, या तो तना कैसे होगा, लंबा होगा, पौधा कैसे होगा, लंबा पौधा होगा, अथवा बौना पौधा होगा, कैसे होगा, बौना पौधा। तो देखिए, या तो पौधा कैसे होगा, देखने में लंबा होगा, या तो बौना होगा। तो जो देखने में लंबा या बौना बता रहे हैं, वो क्या चीज है, वो है आपका फिनोटाइप, फिजिकल प्रारूप या दृश्य रूप। अगर इसे जीन को हम इस रूप में बताएं कि कैपिटल टी मतलब टॉल और स्मॉल टी मतलब डॉर्फ, तो ये क्या है आपका, यही है आपका टॉल मतलब लंबा और डॉर्फ मतलब आप कहेंगे यहाँ पर बौना। ये आपने बता दिया। आप इसको भी बता सकते हैं आप रेड फ्लावर, मतलब सॉरी हमने जिनको यहाँ पे बदल दिया है, आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे आप कह सकते हैं कैपिटल आर मतलब रेड फ्लावर, और इसे हम स्मॉल आर कर सकते हैं। थोड़ा सी गलती हुई है जीन को बताने में, तो ये आपके जीनोटाइप हो गए। तो हमने देखा जीनोटाइप को। अगर आप
चाहे तो आप जीनोटाइप और फिनोटाइप को आसानी से समझ सकते हैं इसे देखकर वीडियो लेक्चर्स को। अब आगे हम इसी क्रम में पढ़ेंगे अगले जो लक्षण है उसको हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। क्या पढ़ेंगे हम? होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। तो हमने अभी तक क्या देखा? जीनोटाइप और फिनोटाइप। पुनः एक बात ध्यान देते हैं, जिसको समस्या है आप लोग समझ लें। जैसे आप कहेंगे यहाँ पे आप मान लिया क्या? गोलाकार पीला बीज। यहाँ पे माना गोलाकार पीला बीज, गोलाकार पीला बीज, पीला बीज। तो देखिए जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप मतलब जीन के प्रकार। तो राउंडेड मतलब कैपिटल आर, गोलाकार बीज हो गया आपका। मतलब ये कैपिटल आर क्या है? यहाँ पर जीन को दिखा रहा है। और पीला मतलब येलो मतलब पीला। तो आप कहेंगे गोलाकार पीले बीज। अर्थात ये दोनों जो आपको अक्षर लिखे गए हैं, वर्णमाला लिखे गए हैं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और यहाँ पे कैपिटल आर है, यहाँ पे क्या है? कैपिटल वाई है। तो ये दो अलग अलग जीन नंबर 1 और जीन नंबर 2। तो जीन के प्रकार को ही तो हम कहते हैं जीनोटाइप। फिनोटाइप देखिए आप कहेंगे गोलाकार बीज, देखने में कैसा है? गोलाकार है। और रंग कैसा है? पीला है। तो आप कहेंगे गोलाकार बीज और पीले होते हैं। तो आप इसे फिनोटाइप में बता रहे हैं। तो अगला पढ़ेंगे हम होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। देखिए होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, उसमें आप क्या कहेंगे? होमोजाइगस या ऐसे लिख दीजिए होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। तो आप पढ़ेंगे होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। आप कहेंगे जब किसी जीव में संकरण कराने पर गैमेट बनता है, मतलब युग्मक बनता है। तो हम इस कंडीशन को देखें कि गैमेट में जो युग्मक आपका बन रहा है उसमें किस प्रकार के जीन हैं। यदि ध्यान दीजिए, यदि जीन की अवस्था समान होती है तो उन्हें हम होमोजाइगस कहेंगे। पुनः ध्यान दीजिए, जब हम किसी जीव में संकरण कराते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है? युग्मक बनता है। और उस युग्मक में ध्यान देने योग्य बात यह है कि उस युग्मक में किस प्रकार के जीन हैं। यदि जीनों की अवस्था समान होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? होमोजाइगस कहेंगे। अगर जीनों की अवस्था अलग अलग अथवा असमान होती है तब हम उसे हेट्रोजाइगस कहेंगे। आइए हम समझते हैं। जैसे कहीं पे आपको मिला कैपिटल टी, तो ये क्या है? होमोजाइगस। कैपिटल आर, ये क्या है? होमोजाइगस। कैपिटल ए, ये क्या है? होमोजाइगस। आप कहेंगे कैपिटल बी, होमोजाइगस। स्मॉल टी, ये भी होमोजाइगस। ये आप कहेंगे स्मॉल बी, ये भी होमोजाइगस। स्मॉल आर, ये क्या है? होमोजाइगस। उसी प्रकार आप कहेंगे स्मॉल ए और स्मॉल ए। ये सभी चीज़ें क्या हैं? ये सभी चीज़ें दिखा रही हैं कि इस अवस्था में जो भी जीन है एक समान रूप में है, एक ही तरह दिखाई दे रहा है। इसलिए ये क्या होगा आपका? होमोजाइगस। होमो का मतलब होता है समान, जाइगस मतलब जीन। तो किसी भी जीव में निषेचन क्रिया द्वारा या निषेचन क्रिया के बाद जो युग्मक बनता है उस युग्मक में यदि जीन समान क्रम में होते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? होमोजाइगस। आइए हम समझते हैं हेट्रोजाइगस। क्या समझेंगे? हेट्रोजाइगस। आप कहेंगे जब किसी जीव में जो युग्मक बनता है, जब किसी जीव में निषेचन के बाद जो युग्मक बनता है उसमें यदि जीन उल्टे क्रम में हो, एक कैपिटल एक स्मॉल, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे ही हम हेट्रोजाइगस कहेंगे। देखिए यहाँ पे कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये हेट्रोजाइगस का उदाहरण है। उसी प्रकार आप देखिए यहाँ पे कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये भी हेट्रोजाइगस है। उसी प्रकार कैपिटल ए, स्मॉल बी, ये हेट्रोजाइगस का उदाहरण है। उसी प्रकार आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा स्मॉल बी, या आप कह सकते हैं कैपिटल बी स्मॉल ए, ये क्या है? हेट्रोजाइगस के उदाहरण है। तो आप कहेंगे
किसी भी जीव में निषेचन क्रिया के बाद जो युग्मक बनता है, यदि युग्मक में जीनों की अवस्था समान हो तो होमोजाइगस, और यदि जीन की अवस्था समान नहीं है, एक कैपिटल एक स्मॉल एक कैपिटल है, तो क्या होगा आपका, यही कहलाता है आपका हेट्रोजाइगस। तो हमने इसको भी पढ़ा। अब हम अगला पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें अगले क्रम में टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। क्या पढ़ेंगे? टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। तो आइए हम समझते हैं कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है और बैक क्रॉस क्या होता है। देखिए, टेस्ट क्रॉस क्या पढ़ेंगे आप? टेस्ट क्रॉस, और उसके बाद आप पढ़ेंगे बैक क्रॉस। तो आप कहेंगे टेस्ट क्रॉस वह क्रॉस होता है, टेस्ट क्रॉस वह क्रॉस होता है जिसमें क्या होता है, पेरेंटल जनरेशन। जो आपकी पेरेंटल, जैसे यहाँ पे मान लीजिए टेस्ट क्रॉस हम पहले बताएंगे आपको। तो टेस्ट क्रॉस मतलब है कि यहाँ पे मान लेते हैं पेरेंटल मतलब पी, पेरेंटल जनरेशन के द्वारा उत्पन्न संतानों को, पेरेंटल जनरेशन के द्वारा या पैतृक पीढ़ी के द्वारा, मतलब पेरेंटल जनरेशन मतलब पैतृक पीढ़ी से उत्पन्न जो F1 संतान होती है, यदि हम उसका क्रॉस किसके साथ, हमेशा उसका क्रॉस जब भी हम क्रॉस कराएं तो अप्रभावी के साथ, किसके साथ? अप्रभावी लक्षण के साथ कराते हैं। तो इस प्रकार के क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। पुनः ध्यान दीजिए, टेस्ट क्रॉस वह क्रॉस होता है जिसमें पूर्वज अथवा पैतृक पीढ़ी के द्वारा जो संतति उत्पन्न होती है, F1 में जो संतति बनती है, उसका क्रॉस यदि हम हमेशा अप्रभावी लक्षण वाले से, रिसेसिव लक्षण वाले से कराते हैं, तो इस प्रकार के क्रॉस को हम क्या कहते हैं? इसे ही हम क्या कहेंगे? टेस्ट क्रॉस कहेंगे। आइए समझते हैं। जैसे लंबा पौधा है, और यहाँ पे क्रॉस करा है बौने पौधे से। तो क्या होगा यहाँ पर? देखिए, लंबे पौधे को बौने पौधे से क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये जीन लिखेंगे। ये यहाँ पे लंबा पौधा क्या है? ये दिखा रहा है आपको फिनोटाइप, फिजिकल प्रारूप, और कैपिटल टी क्या है? जीनोटाइप। ये स्मॉल टी क्या है? जीनोटाइप। तो अब आप देखिए क्या होगा, यहाँ से एक टी मतलब अगली अवस्था में आएगी और ये आपस में मिलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी बना लिए। तो ये क्या है? यही तो F1 है। आप कहेंगे टेस्ट क्रॉस वह क्रॉस होता है, टेस्ट क्रॉस वह क्रॉस होता है जिसमें हम जिसमें हम पेरेंटल मतलब पैतृक पीढ़ी, लंबे पौधे और बौने पौधे को क्रॉस कराया। संतति हमें क्या प्राप्त हुई? सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए, सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। तो हम कहेंगे टेस्ट क्रॉस वह क्रॉस होता है जिसमें हम क्या कहते हैं? पेरेंटल जनरेशन के द्वारा जब उसमें हम क्रॉस कराते हैं पेरेंटल जनरेशन में, तो F1 संतान मतलब F1 पीढ़ी में जो संतति बनती है, जो संतान बनता है, उसका क्रॉस हमेशा हम किसके साथ? अप्रभावी लक्षणों के साथ कराते हैं। इसी प्रकार के क्रॉस को हम क्या कहते हैं? इसी प्रकार के क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो हमने इसको देखा। अब प्रश्न आता है बैक क्रॉस क्या है? आप कहेंगे बैक क्रॉस वह क्रॉस होता है जिसमें पेरेंटल जनरेशन से उत्पन्न संतति को हम प्रभावी के साथ मतलब इसके साथ और इसके साथ, दोनों के साथ क्रॉस करा सकते हैं। ध्यान दीजिए, जब हम क्या हो, पेरेंटल मतलब पैतृक पीढ़ी से जो संतति बने, उसका क्रॉस हमेशा किससे कराएं? अप्रभावी वाले से, तो वह क्रॉस टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। लेकिन जब हम पेरेंटल जनरेशन द्वारा बने F1 पीढ़ी वाले संतान का क्रॉस हमेशा किसे कराएं? तो चाहे तो इसमें आप प्रभावी वाले से करा दीजिए, अप्रभावी वाले से, और चाहे तो आप प्रभावी मतलब किसी भी पेरेंट से करा सकते हैं। जब किसी भी पेरेंट से आप करा सकते हैं तो इस प्रकार के क्रॉस को हम बैक क्रॉस कहते हैं। आखिरी बारी पर पुनः ध्यान दीजिए, जब हम आप कहेंगे टेस्ट क्रॉस, जब हम F1 पीढ़ी
में उत्पन्न संतान को हमेशा अप्रभावी वाले के साथ क्रॉस कराएंगे तो टेस्ट क्रॉस होगा। लेकिन बैक क्रॉस क्या है? देखिए, बैक क्रॉस वह क्रॉस होता है जिसमें हम F1 वाली पीढ़ी, F1 वाली उत्पन्न संतान को किसी भी पेरेंट के साथ, चाहे वह प्रभावी हो और अप्रभावी हो, के साथ क्रॉस कराते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? बैक क्रॉस कहते हैं। तो आज यहीं तक पढ़ा, अगले भाग में हम पढ़ेंगे इसके आगे। तो आज यहीं तक, नमस्कार, धन्यवाद।